Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will explain the previous year midterm paper of the subject high voltage engineering. ठीक है अच्छा लेकिन ये जो पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बीएस का पेपर है, ठीक है, एमएस का पेपर नहीं है। अच्छा, तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन में 4 to 5 पार्ट्स थे, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए है, प्रिडिक्ट द एनर्जी processes that are accompanied with the conduction and breakdown and dielectric material। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप लोगों ने क्या करना है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कंडक्शन और ब्रेकडाउन्स में जो एनर्जी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है आपने इसका नाम लिखना है, ठीक है जी। अच्छा, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के कंडक्शंस और ब्रेकडाउन्स में टोटल 7 एनर्जी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। तो इसको लिखते हैं नंबर फर्स्ट एनर्जी फर्स्ट जो प्रोसेस है या हमारे पास है कोलिजन, बस हमारे पास है कोलिजन आयोनाइजेशन, ठीक है जी, कोलिजन आयोनाइजेशन। अच्छा, सेकंड वन प्रोसेस जो एनर्जी प्रोसेस है फोटो आयोनाइजेशन, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा जो है फोटो एक्साइटेशन, ठीक है जी। अच्छा, जो फोर्थ वन है हमारे पास है थर्मल आयोनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ वन जो है थर्मल एक्साइटेशन, ठीक है। अच्छा, सिक्स वन है नेगेटिव आयन फॉर्मेशन, ठीक है। तो लास्ट वन मतलब 7 है मालिकुलर डिसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के कंडक्शन और ब्रेकडाउन में जो एनर्जी प्रोसेस इन्वॉल्व है वो ये है कोलिजन आयोनाइजेशन, फोटो आयोनाइजेशन, फोटो एक्साइटेशन, थर्मल आयोनाइजेशन, थर्मल एक्साइटेशन, नेगेटिव आयन फॉर्मेशन और मालिकुलर डिसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, आप कोलिजन आयोनाइजेशंस क्या है ये, फोटो आयोनाइजेशंस क्या है, फोटो एक्साइटेशन क्या है, थर्मल आयोनाइजेशंस क्या है, ये थर्मल है, ठीक है जी। थर्मल आयोनाइजेशंस क्या है, थर्मल एक्साइटेशन क्या है, नेगेटिव आयन फॉर्मेशन क्या है, मालिकुलर डिसोसिएशन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर मैं अभी इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी है, the trend for the use of high voltage has made the transmission of bulk power easier related, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं सिंपल अल्फाज में मतलब बताऊंगा तो इसका मतलब है कि वाई वी यूज़ हाई वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज को हम क्यों यूज़ करते हैं जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हम हाई वोल्टेज को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है जी, जब हम बल्क पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो पहला इसका फ़ायदा ये है कि हम हाई वोल्टेज को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि लॉसेस हमारे पास क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। सो मैं लिखता हूँ बिकॉज वी, नहीं इस तरह लिखते हैं कि वी यूज़ हाई वोल्टेज ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन, ठीक है। अच्छा, तो रीजन नंबर 1 है टू रिड्यूस द लॉसेस, ठीक है जी। हम क्यों हाई वोल्टेज को यूज करता है कि लॉसेस हमारे साथ डिक्रीज हो जाए, ठीक है जी। दूसरा क्यों करते, टू इम्प्रूव द वोल्टेज
रेगुलेशन, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम हाई वोल्टेज यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा रीजन है टू इंक्रीज दी एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, ICIENCY, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हाई वोल्टेज यूज करते हैं। और फोर्थ रीजन है टू मेक द सिस्टम इकोनॉमिकल, सिस्टम को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हाई वोल्टेज यूज करते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हम हाई वोल्टेज को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इस रीजंस की वजह से, टू रिड्यूस द लॉसेज, टू इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, टू मेक द सिस्टम इकोनॉमिकल, ठीक है जी। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक को माइंड नहीं करना है, ठीक है जी, क्योंकि मैं ये यहाँ पे डायरेक्टली टाइपिंग कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है, ठीक है जी। अगर मैं स्पेलिंग के पीछे लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये रीज़न थे। अब ये तो मैंने कहा, ये कह दिया कि जब हम हाई वोल्टेज को यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें हमारे साथ इंप्रूव होता है। अगर हम हाई वोल्टेज यूज़ करें तो हमारे साथ लॉसेस डिक्रीज होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, सिस्टम इकोनॉमिकल बन जाता है। लेकिन कैसे, मतलब ये तो मैंने जस्ट बता दिया। अब इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं, ठीक है जी। सॉरी, तो हमें पता है P इज इक्वल टू IV, ठीक है जी। सो I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई V, ठीक है। सो हम इस तरह लिख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूं, ठीक है जी, वोल्टेज को इंक्रीज करूं तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट हमारे साथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब करंट हमारे साथ डिक्रीज हो जाएगा तो हमें ये भी पता है P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R, ठीक है। अच्छा, अब जब I डिक्रीज हो जाए तो I स्क्वेयर R डिक्रीज होगा, ठीक है। I स्क्वेयर R का मतलब है लॉसेस, यानी मतलब जब I स्क्वेयर R डिक्रीज हो जाए तो मतलब लॉसेस हमारे साथ डिक्रीज हो जाता है। और जब लॉसेस हमारे साथ डिक्रीज हो जाए तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑटोमेटिकली हमारे साथ इंप्रूव होता है, ठीक है। और जब वोल्टेज रेगुलेशन हमारे साथ इंप्रूव हो जाए तो जाहिर बात है एफिशिएंसी हमारे साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब एफिशिएंसी हमारे साथ इंक्रीज हो जाए तो सिस्टम हमारे साथ इकोनॉमिकल बन जाता है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। बस आप लोगों ने ये आंसर देना है, ठीक है जी। ये तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी है इंटरप्रेट द फैक्टर नेसेसरी for considering or choosing an insulator for the high voltage equipment and power system। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब भी हम हाई वोल्टेज यानी पावर सिस्टम में कोई हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के लिए जब इंसुलेटर सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए कौन सी नेसेसरी फैक्टर चाहिए, ठीक है। सो लिखते हैं यहाँ पे नेसेसरी फैक्टर्स, ठीक है जी। तो इसके लिए जो नेसेसरी फैक्टर्स है उसको लिखते हैं। पहला फैक्टर ये है द इंसुलेटर must have a high dielectric strength, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक हम सेलेक्ट करते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, ठीक है जी। सेकंड, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सेकंड वन है नॉन फ्लेमेबल होगा, ठीक है जी। नॉन टॉक्सिक होगा, ठीक है जी। अच्छा, नॉन टॉक्सिकल, केमिकली स्टेबल होने चाहिए, ठीक है जी। फिफ्थ वन, थर्मली स्टेबल होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा शुड नॉट डिग्रेड in any environment during the सर्विस, ठीक है जी,
ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ, ठीक है। अच्छा, जब हम जहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो इस इन्वायरमेंट की वजह से उसका जो है ना ये डिग्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो बस ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी की तरफ जाते हैं। पार्ट डी है नंबर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज ग्लास, रबर, पोर्सलीन, XLPE, क्रॉस लिंक polyethylene, SF6, carbon tetrachloride, and so on are used to insulate equipment and power system. Choose single or multiple insulator for the following electrical equipment: circuit breakers, transformer, transmission line, underground cabling. अच्छा, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये हमारे पास कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स गिवन है। हमने इनमें से इंसुलेटर सेलेक्ट करना है इन डिवाइसेस के लिए। मतलब सर्किट ब्रेकर में कौन कौन से मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें से यूज होते हैं, ठीक है जी। तो ट्रांसफार्मर में कौन से यूज होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में कौन से यूज होते हैं, अंडरग्राउंड केबल में, ठीक है। बस यही लिखना है, ठीक है। अच्छा, सो जो ग्लास है सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो SF6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर यूज इन सर्किट ब्रेकर, ठीक है जी। अच्छा, ट्रांसफार्मर में हमारे पास ग्लास यूज होता है, पोर्सलीन यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइंस में भी ग्लास एंड पोर्सलीन यूज होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड केबलिंग, तो अंडरग्राउंड केबलिंग में हमारे पास रबर यूज होता है, ठीक है जी। और दूसरा XLP, क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलीन, ये दोनों अंडरग्राउंड केबलिंग में यूज होता है। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है हमारे पास। Different breakdown mechanism is followed in different liquid and solid dielectrics depending upon whether they are pure or impure, superior or inferior quality dielectric. Hence, either a single or number of breakdown mechanisms are responsible for the breakdown and dielectric. Suggest and explain the breakdown mechanism for the following liquid dielectric. ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स गिवन है। हमने लिखना है कि इन मटेरियल में कौन सा ब्रेकडाउन मैकेनिज्म यूज होता है। हमने बस सिर्फ यही लिखना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, ये हमारे पास प्योर लिक्विड है, ठीक है जी। तो प्योर लिक्विड में दो किस्म के ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास होता है प्योर लिक्विड में दो किस्म के ब्रेकडाउन होते हैं। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डाउन, ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास होता है EHD मैकेनिज्म, ठीक है। दो किस्म के ब्रेकडाउन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन और एक हमारे पास होते हैं EHD मैकेनिज्म, ठीक है जी। EHD stands for EHD stands for electro हाइड्रोडायनामिक मैकेनिज्म्स, ठीक है जी। इलेक्ट्रो हाइड्रोडायनामिक मैकेनिज्म, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हमारे पास है ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल ये हमारे पास कमर्शियल लिक्विड में आ रहा है, ठीक है जी। तो कमर्शियल लिक्विड में तीन किस्म के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये कमर्शियल लिक्विड है, तो इसमें तीन किस्म के ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट वन इज पहला वाला हमारे पास है कैविटेशन और बबल मैकेनिज्म्स, ठीक है जी। कैविटेशन और बबल मैकेनिज्म्स, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा मैकेनिज्म इसमें होता है सस्पेंडेड 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 पार्टिकल मैकेनिज्म, ठीक है जी। और तीसरा जो है वो है स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम मैकेनिज्म, ठीक है जी। अच्छा, ये दो मेथड हमने पढ़े और ये हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा है, ठीक है जी। अच्छा,
तो तीसरा हमारे पास है अंडरग्राउंड केबल। तो इसमें कौन से ब्रेकडाउन होते हैं? अंडरग्राउंड केबल्स में दो किस्म के ब्रेकडाउन होता है। एक हमारे पास होता है थर्मल ब्रेकडाउन और एक हमारे पास होता है ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग ब्रेकडाउन। ठीक है जी। अच्छा, डिस्क इंसुलेटर डिस्क इंसुलेटर में हमारे पास कौन से ब्रेकडाउन होते हैं? तो इसमें भी दो किस्म के ब्रेकडाउन होता है। एक होता है ट्रिंग एंड ट्रैकिंग ब्रेकडाउन और दूसरा हमारे पास होता है थर्मल ब्रेकडाउन। ठीक है जी। अच्छा, आ, सही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट सी है हमारे पास द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ the air occur in the form of corona discharge on high voltage conductor at point with the highest electrical stress concentration at the site of discontinuities. हाउ कैन कोरोना बी एविडेंट? अच्छा, तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हाई वोल्टेज इक्विपमेंट में कोरोना पाया जाता है। ठीक है जी। तो हमें कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे कोरोना है या कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है? ठीक है जी, यही बात कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको हमने समराइज करना है। यानी हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं इसके अराउंड एक डिस्चार्ज होता है। ठीक है जी, तो इसको कोरोना कहते हैं। हमने इसको थोड़ा सा समराइज करना है। अच्छा, corona discharge is actually a partial or complete ionization around a high voltage equipment, especially transmission line and as a result plasma region is found। ठीक है जी। अच्छा, तो ये कोरोना डिस्चार्ज का एक डिफिनीशन है। ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरोना डिस्चार्ज अकर ड्यू टू हाई वोल्टेज। ठीक है जी, ये हाई वोल्टेज की वजह से अकर्ड होता है। also occur naturally at high level tower and trees due to thunder। ठीक है जी, अगेन occur due to high voltage क्योंकि थंडर में हम भी हमारे पास एक हाई वोल्टेज होता है। ठीक है। अच्छा, occur due to both high voltage AC and DC। ठीक है जी। अच्छा, seen in the form of faint glow or bluish violet glow। ठीक है। Having pungent and irritating smell, having peculiar sound like praying, sizzling or hissing sound may be positive or negative। ये हम फाइनल टर्म में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, बस आपने सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा याद करना है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट डी। A sample of pebble liquid dielectric has a dielectric strength of 0.54 megavolt per centimeter is measured under। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ ले। ठीक है जी। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा। इसमें गिवन है रिडक्शन इन इट्स डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें गिवन है कि द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेकडाउन ये है। ठीक है। अच्छा, और इसमें जो मुयस्सर कंटेंट है 0.03% है। तो इसकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना डिक्रीज होगा? मतलब एक हमारे पास एक पेवर लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है, इसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ये है। ठीक है। जब इसमें इतना परसेंट कंटिमिनेशन आ जाए, ठीक है जी, मॉइस्चर की, तो इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितना डिक्रीज होगा? ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि 0.01% कंटिमिनेशन will decrease the dielectric strength 20%। ठीक है। अच्छा, अब 0.03% will decrease how much? तो हम x लिखते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, तो इससे एक वैल्यू आएगा। ठीक है। अब हम इस वैल्यू को, फॉर एग्जांपल, इससे हमारे पास आया 0.27। आई थिंक ये वैल्यू आ भी रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यू आया। ठीक है। अब हमने इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल 0.457 से 0.27 जब मैं माइनस करूं तो इससे एक वैल्यू आएगा, तो इतना उसका स्ट्रिंग डिक्रीज हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये था मिड टर्म पेपर अब हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच।